सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं इनसाइड द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। तो उसके दो सोर्स है, एक जो डायरेक्ट सोर्स है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्या बात कर रहे थे, एक डायरेक्ट सोर्स है और एक इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या है, जो कि चीज विजिबल हो, जो हम देख सकते हैं नॉर्मली अपनी आंखों से, जैसे रॉक्स, पत्थर को देखते हैं, ज्वालामुखी को देखते हैं, वोल्केनो। और इनडायरेक्ट सोर्स की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, मेटेराइट्स, अर्थक्वेक, जो कि मतलब हमें फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलते हैं। काफी लंबे लंबे टाइम्स पे ये सब चीज देखने के लिए मिलता है। आप बोलो कि अर्थक्वेक तो फ्रिक्वेंटली आता है, क्या सेम प्लेस पे फ्रिक्वेंटली आता है हर जगह? तो वही बात है। तो इनडायरेक्ट सोर्स यानी अप्रत्यक्ष सोर्स क्या क्या हो जाएंगे, तापमान, उल्कापिंड और भूकंप। ठीक है, आगे आते हैं। अर्थ की तीन लेयर है, उसके पहले से एक टर्म है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि टर्म है जियोलॉजी। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? तो सिंपल सी बात करें, जिसमें हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, तो उसी को हमने नाम दे दिया क्या, तो जियोलॉजी नाम दे दिया टर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ जियोलॉजी किसको बोलते हैं, इसके फादर कौन है, इनके पिताजी, जियोलॉजी के पिताजी, ये हम लोग जेम्स हटन को बोलते हैं। किसको? तो जेम्स हटन को। ठीक है, आगे आते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अर्थ में कितने लेयर्स हैं। तो हमने अर्थ को तीन लेयर में डिवाइड किया है, यानी पृथ्वी की तीन परतें हैं, जिसको हम लोग बांधते हैं किसमें, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, जिसमें ह्यूमन रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्रस्ट नाम दे दिए। बीच वाला लेयर मेंटल कह रहा है और थर्ड वाला लेयर हमारा कोर कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात कर ले, तो क्या कहते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और सबसे थिनेस्ट लेयर है किसका, अर्थ सरफेस का। क्यों? तो कहते हैं क्यों सबसे थिनेस्ट है, तो आप यहां से ही देख लो, ये लेयर बस सिर्फ इतनी ही। इसके बाद ये क्या, ये एस्थीनोस्फीयर है। ठीक है, ये मेंटल का पार्ट। ठीक है, और यहाँ तक पूरा मेंटल फैलेगा, ये पूरा कोर। तो कोर सबसे ज्यादा, मेंटल उससे थोड़ा कम, और सबसे कम क्या, तो हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्रस्ट को हमने कहा क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरे को ओसनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि जितना लैंड वाला एरिया उसको हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह दिया, और जितना पानी वाला एरिया है उसको ओसनिक क्रस्ट कह दिया। उसके नीचे भी तो क्रस्ट का पार्ट होगा। तो देखिए, जैसे ये पानी है पूरा ओशन वाला एरिया, और यहाँ वाले लेयर को हमने क्या कह दिया, ओसनिक क्रस्ट। हिंदी में कहेंगे तो महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और महासागरीय भूपर्पट्टी। ठीक है, आगे आते हैं। कॉन्टिनेंटल और ओसनिक क्रस्ट में क्या डिफरेंस है? तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो थिक होता है, कितना, तो 30 किलोमीटर तक का होता है। ठीक, समझे, फैला हुआ है, काफी ज्यादा थिकनेस ज्यादा है इसकी। ठीक है, मोटी है, लाइटर। मोटी होने के बावजूद ये क्या है, अगर कोई लेयर मोटी है, हम ऐसे कहें कि मोटी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हेवी भी होगी। जैसे हमने फोम ले लिया, ठीक है, थर्मोकोल ले लिया, तो थर्मोकॉल ये सब क्या होता है, ये काफी ज्यादा मोटी होती है लेकिन इनका वेट काफी कम होता है। तो ये क्या है, वैसे ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगी वो, ये पीछे वाली क्रस्ट, इधर वाली क्रस्ट, ये क्या होगी, तो ये काफी ज्यादा पतली होगी, और साथ में क्या होगी, सॉरी, काफी ज्यादा मोटी होगी और साथ में काफी हल्की होगी। किसकी बनी होगी, तो ग्रेनाइटिक रॉक की बनी होगी, यानी ग्रेनाइट्स की बनी होगी। ठीक है, वही कहते हैं कि सबसे मोटी होती है जो कि 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, मोटी, और हल्की होती है, ग्रेनाइट के बने। ओसनिक क्रस्ट ये काफी थिन होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अंदाजा लगाएं, ये लेयर हमने मान लिया टॉप लेयर यहाँ तक, ठीक है, इसके पैरेलल में इसको मान लिया, लेकिन इतना दूर तो पानी ही था ना इसका, तो ये खुद ब खुद पतला होगा ही क्रस्ट। तो ये क्रस्ट पतला हो गया, और दूसरा पतला होने के कारण क्या होता है कि ये जो पानी होता है ये बहा के ले जाता है, तो ये क्रस्ट काफी पतली हो जाती है। तो ये 5 किलोमीटर का होता है और बेसाल्टिक रॉक का बना होता है, यानी बेसाल्टिक चट्टान का बना होता है। आखिर आगे जाके हम लोग चट्टान पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे चट्टान क्या होते हैं। ठीक है, तो अब अर्थ के कंपोजिशन की बात करें हम क्रस्ट की, तो जो क्रस्ट है तो उसमें लगभग 46.6% ऑक्सीजन और सिलिकॉन 27.7% है, सिलिकॉन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका एक और नाम से जानते हैं, सियाल। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लास 6th या 7th में पढ़ना था ये चीज। ठीक है,
एनसीईआरटी में कि सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे। ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है ही, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा और क्या पाया जाएगा, तो सिलिका यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन कहाँ का यूज होता है, इसका कहाँ का यूज होता है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद 5% के अप्रॉक्स लोहा पाया जाता है, 8.1% क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद ये है कि जो सबसे अब्यूंडेंट मटेरियल है एल्युमिनियम, क्यों सबसे अब्यूंडेंट मटेरियल है, क्योंकि 8.1% पाया जाता है, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, तो धातु है। सिलिकॉन धातु नहीं है हमारा, ठीक है, सिलिकॉन ये मेटल, ठीक है, ये मेटल नहीं है। और तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा अवेलेबल हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। आगे आते हैं, जो हमारा सेकंड लेयर है जिसका नाम है मेंटल। तो मेंटल क्या होता है, मेंटल इसको कहते हैं हम लोग सीमा नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना सीमा। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसकी थिकनेस अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर तक फैली रहती है, ठीक है। कितनी है मोटाई, तो 2900 किलोमीटर तक। इसी का एक लेयर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर, चाहे दुर्बल मंडल, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे पिक्चर, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे पिक्चर में ये जो रेड वाला लेयर दिख रहा है, यहाँ से ले लो, ठीक है, ये इस पार्ट से लेके रेड वाले लेयर तक, ये वाला टोटल पार्ट हमारा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो क्या नाम देंगे, तो दुर्बल मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों नाम दिया गया है, ये सेमी मोल्टेन है, ना ही ये पूरी तरह से पिघला हुआ है और ना ही पूरी तरह से ये जमा हुआ है, ठीक है, यानी अर्ध पिघली हुई परत है, जिसमें क्या है, इसी में मैग्मा और लावा का ये सोर्स है। यहीं से क्या होता है, मैग्मा या लावा निकलता है एस्थेनोस्फीयर से, ठीक है। ये क्रस्ट हो गई, क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, ये टोटल पूरा पार्ट हो गया मेंटल का, ठीक है। और इसी का पार्ट हुआ क्या, तो एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। आगे आते हैं, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में क्या डिफरेंस है। तो हमने बात की, जो लिथोस्फीयर होता है ना, एक क्रस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो किसका पार्ट होगा, तो एस्थेनोस्फीयर वो पार्ट होगा हमारे मेंटल का। तो लिथोस्फीयर एक रिजिड आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये कैसा होगा, रिजिड होगा, आउटर मोस्ट होगा, जो कि सॉलिड और क्रस्ट अपर मेंटल से बना होगा। किससे, तो क्रस्ट से, और सॉलिड अपर मेंटल, मेंटल होगा, लेकिन मेंटल का जो सॉलिड पार्ट होगा वही कहलाएगा क्या, देखो, तो एस्थेनोस्फीयर ये लिक्विड वाला, यहां से तो स्टार्ट हो जा रहा है हमारा मेंटल, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, तो हमारा क्रस्ट और सॉलिड अपर मेंटल मिला के हमारा लिथोस्फीयर बन गया। लेकिन एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। वो अपर मेंटल के नीचे पाया जाता है, सॉलिड अपर मेंटल के नीचे, अपर मेंटल में भी आता है लेकिन सॉलिड अपर मेंटल के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो तीसरा जो हमारा सबसे नीचे वाला लेयर है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर सबसे अंदर वाला पार्ट, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग नीफे नेम से जानते हैं, जिसमें ये निकेल और आयरन का बना हुआ है, निकेल और लोहे का बना हुआ है, ठीक है। आउटर कोर जो होता है वो इसका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन इनर कोर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि किसी चीज पे अगर प्रेशर बनता है, खूब ज्यादा प्रेशर बनता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो सॉलिड बन जाएगा, और उससे थोड़ा कम प्रेशर इस वाले एरिया में पड़ा है तो ये ऊपर वाला आउटर वाला पार्ट लिक्विड हो जाएगा, और इनर वाला पार्ट तो सॉलिड बन जाएगा, और अपर वाला पार्ट लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो आउटर पार्ट इसलिए लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जो कि क्या शो करता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेट काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, चाहे मैग्नेट को यहीं से निकाला जा सकता है, ठीक है, काफी ज्यादा, ठीक है। इनर कोर में ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। आगे आते हैं, वॉल्यूम और मास की कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन कितनी मात्रा में है। तो वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में, एक मिनट, हाँ, तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो सबसे ज्यादा पार्ट हमारा किसका है, तो सबसे ज्यादा मेंटल है। वॉल्यूम के मामले में 84% तक स्पेस खींच लेता है। मानो अगर टोटल स्पेस 100 है तो उसका 84 ये खुद खींच लेता है। 15% कोर का होता है और क्रस्ट 1% में, ठीक है। और वही मास की बात की जाए तो मेंटल 68% मास होल्ड करता है, और ये 15% एरिया कवर, एक सेकंड,
ये 15% मैं क्या बता रहा था कि ये 15% एरिया वॉल्यूम कवर करने के बावजूद इसका जो मास है वो 31% है। तो अगर ये बराबर रहता मेंटल के तो ये काफी हेवी रहता, और क्रस्ट 1% का बेचारा 1% पे लटका हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी समझ लेते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी कौन कौन से होते हैं? तो टोटल 5 डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसका नाम हमें याद करना है। सबसे पहला है हमारा, एक सेकेंड, सबसे पहला हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसका नाम है कॉन्ड्रेट। तो कॉन्ड्रेट जो होता है, तो ये कॉन्ड्रेट क्या है, ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच का, सॉरी मेंटल मैंने बोल दिया, यहाँ पे कॉन्ड्रेट बता रहा था ना। तो ये क्या होगा, अपर क्रस्ट ऊपर वाला, ये लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच का पार्ट है, यानी यही टोटल पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ड्रेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुंह। मुंह क्या होता है, ये ऊपर वाला तो क्रस्ट था, ये वाला मेंटल, तो इसको हम लोग बोल दे कि मोह क्या हो सकता है कि ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट है, अपर मेंटल का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये मोह हो गया। मोह के बाद हमारा रेपिटाई आएगा। रेपिटाई यहां से लेके यहां तक है, तो रेपिटाई क्या हो जाएगा, तो रेपिटाई को बोल दे अपर मेंटल और लोअर मेंटल का पार्ट है, क्या, रेपिटाई। गुटेनबर्ग की बात करेंगे तो इसको बोल दे कि ये लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच का है। ठीक है, और लेमन कहाँ हो जाएगा, आउटर और इनर कोर का हो जाएगा। अपर कोर बोल दो, आउटर कोर बोल दो। ठीक है, यहाँ अपर हटा के तुम आउटर ही लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो आउटर। ठीक है, लोअर, ये अपर दिख रहा है, इसको लिख लो अपर। ठीक है, आगे आते हैं, इसके लिए हम लोग सीख लेते हैं ट्रिक जिससे याद रहेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिक ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अर्थ की डिसकंटिन्यूटी याद रखने के लिए ट्रिक है कि कैमरा गोल। ठीक है, क्या याद करना है हमें, ट्रिक एकदम छोटा सा ट्रिक याद करना है, कैमरा गोल। तो सबसे पहले सी ए से, सिंपल सा सी से भी तुम याद रखो, तो सी ए से कॉन्ड्रेट हो जाएगा, और एम ई से मी होता है, मी मतलब मोह, मतलब मेरा, उससे हम लोग मोह याद करेंगे। ठीक है, और आर ए से रेपिटाई याद करेंगे, और जीओ से, चाहे जी से गुटेनबर्ग याद कर लेंगे, और एल से लेमन हो जाएगा। तो ट्रिक ऐसे है कि कैमरा गोल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी समझ लेते हैं आखिर क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी दिया गया है, सिंपल सी बात समझ लो, ये एक अलग प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट है, तो ये मूव कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, इंडिया जो था इससे लगा हुआ था, अफ्रीका से लगा हुआ था। ठीक है, और यही टूट के धीरे धीरे मूवमेंट करके यहाँ पहुंच गया। दैट इज, यही हमारा प्लेट टेक्टोनिक थियरी। क्या कहा कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन इनटू लार्ज रिजिड प्लेट, मतलब सबसे पहले दो ही चीज था स्टार्टिंग में, दिया हुआ नहीं है, मैंने पिक्चर नहीं लगाया, एक पेंजिया, दूसरा पैंथेलासा। ठीक है, ये था पेंजिया था और दूसरा पैंथेलासा था, दो ही था। बाद में ये टूट के क्या हुआ, ठीक है, एक वाटर बॉडी और एक क्या, तो सॉलिड बॉडी। ठीक है, दो ही पार्ट में था पूरा, मतलब क्या कहते हैं, लैंड एक जगह अटैच था और पूरा वाटर बॉडी एक जगह अटैच था। में दो पार्ट में डिवाइड था कि जितना भी लैंड वाला पार्ट था उसको हमने नाम दे दिया पेंजिया, और जितना भी वाटर वाला पार्ट था, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, पैंथेलासा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो कि अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया सब एक जगह था। लेकिन क्या हुआ, ये करंट टाइम में कुछ ऐसा धीरे धीरे मूवमेंट होते होते ये देखोगे कि अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट सब अलग अलग हो गए, सबडक्ट हो गया है। ठीक है, एक दूसरे से, सॉरी सबडक्ट नहीं हुआ, दूर हट गया। इसके लिए और एक और चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर से। तो पेरमियन लगभग आज से 250 साल पहले, तो ये टोटल पेंजिया ऐसा था, वाटर बॉडी पैंथेलासा कहलाया। ठीक है, इंडिया किसका पार्ट था उस टाइम, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये लॉरेशिया है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये तेसिस सी है। ठीक है, यहीं पे हमारा हिमालय उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो लगभग 250 मिलियन साल पहले ऐसा था, 200 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ, डिवाइड हुआ, धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। जुरासिक जब टाइम आया, जुरासिक टाइम के साथ, जुरासिक मूवीज तो देख रखी है हमने, तो जुरासिक टाइम से हमें समझ में आता है जिस टाइम कौन थे,
जो डायनासोर्स थे उस टाइम ये अलग होना शुरू हो गया और यही टूट के देखो जाके ऊपर लग जाएगा। जब ये ऊपर लग जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर यहाँ लग गया, इससे अलग हो गया, और ये वाला पार्ट इसमें जाके चिपक जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया कि ये अफ्रीका था और अफ्रीका से ये टूट के यहाँ 33C और ये जाके इंडिया इससे चिपक गया। ठीक है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सबडक्शन क्रिएट हुआ, सबडक्शन क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से जो पहले से 33C था, क्या 33C था, उसमें अपलिफ्टमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, तो हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया। कितना साल पहले, तो लगभग 65 मिलियन, 65 मिलियन के बहुत बात की बात। ठीक है, जो आज देखते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो वही मैंने बताया कि अर्थ के लिथोस्फीयर का ब्रोक हो जाना लार्ज पार्ट में और मूव करना, यही हमारा क्या कहलाया, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। ये देने वाले कौन थे, तो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, मैकिंजे और पार्कर। कब दिया था, तो 1963 में यही थियरी दी थी उन्होंने, और यही चीज बताया कि स्टार्टिंग में लैंड पेंजिया और पेंथलासा में डिवाइड था, और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया किसका पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बाद में टूट के जाके कहां से, तो अफ्रीकन प्लेट से टूटा और जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, किसके थ्रू, सो सबडक्शन के थ्रू। सबडक्शन भी समझेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फोर्स बिहाइंड मूवमेंट। मूवमेंट का कारण क्या है, तो सबसे पहला मूवमेंट का कारण कन्वेक्शनल करंट माना जाता है, जिसको आर्थर होम्स ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जो हॉट राइजिंग मैग्मा होते हैं, ठीक है, और जो कूलर सिंकिंग मैग्मा होते हैं, वो फ्लो करते हैं, जो कि प्लेट के मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। ठीक है, अब देखो गर्म चीज है, वो पिघलेगा, दूर जाएगा, ठंडा चीज नीचे आएगा। हमेशा पता है कि गर्म चीज ऊपर उठती है, ठीक है, हल्की होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, और ठंडी चीज नीचे आती है। इसकी वजह से क्या होगा कि प्लेट का मूवमेंट होना शुरू होगा, इधर उठेगी तो इधर, इधर जाएगी तो इधर के साइड मूवमेंट होगा। दैट इज, यही हमारा कहलाया कन्वेक्शनल करंट थियरी। ठीक है, इसको हिंदी में संवहन धारा का सिद्धांत कहा, किसने, तो आर्थर होम्स ने कहा। ठीक है, कहा कि गर्म मैग्मा के उठने और ठंडे मैग्मा के नीचे जाने की धाराएं बहती है, जिससे प्लेटें खिसकती है। ठीक है, आगे आते हैं प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, यही है सारे सबडक्शन। ठीक है, तो क्या कहा डाइवर्जेंट में, क्या कहा, अब सारी प्लेट्स कब होगी, जब प्लेट होगी, ये सारे प्लेट का टकराना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कब होगा, जब प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करेगी, इससे नया क्रस्ट क्रिएट होगा। एक प्लेट इधर मूव कर गई, ठीक है, यहाँ टकरा रही है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ मूव कर गई, एक प्लेट इधर मूव कर गई, बीच में से लावा निकलेगा, ये लावा धीरे धीरे होकर ऊपर ठंडा हो जाएगा सरफेस पे, और इससे क्या फॉर्मेशन होगा, तो इससे नया क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस वाले एरिया को न्यू क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ इधर वाले एरिया वाले ओल्ड वाले हो जाते हैं। ठीक है, ओल्डर वन हो जाते हैं, ये वाले न्यू होते हैं, यहाँ से बीच से निकलेंगे, क्या बनेगी, नहीं। और कोवर्जेंट को अभिसारी प्लेट बोले। ठीक है, अभिसारी प्लेट में क्या हो गया कि प्लेटें टकराती है, यहाँ प्लेटें दूर जाती है और इस वाले पॉइंट पर प्लेटें टकराती है, इसमें प्लेट टकराएगी और क्या फॉर्मेशन होगा हमारा, सबडक्शन चाहे रिस्ट्रक्शन होगा। सबडक्शन में क्या हुआ, इधर से एक प्लेट टकराई, एक प्लेट नीचे धस गई और दूसरी प्लेट ऊपर आ गई। हमें पता है अगर ये प्लेट नीचे धसी है तो ये कौन सी प्लेट है, तो ये भारी वाली प्लेट होगी तभी नीचे धसेगी। तो भारी वाली हमारी कौन सी प्लेट थी, तो ओसनिक क्रस्ट, ओसनिक क्रस्ट थी, वो भारी थी, और कॉन्टिनेंटल वाली हल्की थी। तो ओसनिक क्रस्ट जो भारी थी वो क्या हो गई, नीचे रह गई, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गई। ठीक है, वही तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे फॉर्म होती है, रूपांतरित सीमाएं कैसे बनती है, तो रूपांतरित सीमाएं एक दूसरे के खिसकने की वजह से, पैरेलल मान लो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जब टकराएगी तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या था, प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना तो भूपर पट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश, ना ही टूटती है ना ही बनती है। ठीक है, आगे आते हैं हमारा जो कि सबसे मेन पॉइंट है, अर्थक्वेक, भूकंप। आखिर होता क्या है, जब क्या होता है यही प्लेट्स मूव करने लगती है, खिसकने लगती है इधर उधर, दैट इज कॉल्ड, तो क्या, तो भूकंप। यही कहता है प्लेटों के खिसकने के कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन, कांपना नहीं होगा, अचानक, सॉरी ठीक है, पृथ्वी की सतह का अचानक कांपना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट की वजह से इसका शेकिंग हो जाना, शेकिंग करना, जो कि बताया कि एकदम से क्या होता है, सब कुछ हिलने लगता है।
इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से एक वेव रिलीज होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं सिस्मिक वेव, ठीक है। और वेव कैसे रिलीज होती है, तो एनर्जी से रिलीज होती है। तो कहते हैं इससे ऊर्जा मुक्त होती है जो कि भूकंपीय तरंगों को उत्पन्न करती है। वेव बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और उससे क्या होगा, सिस्मिक वेव बनेगा। तो उसके पहले, वेव के पहले जान लेते हैं एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है। वो पॉइंट, सिंपल सा वो पॉइंट जहां से जो हमारा अर्थक्वेक है ओरिजिनेट हुआ है, उस पॉइंट को हमने फोकस बोल दिया। और उसी की एकदम वर्टिकल जो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, लिथोस्फीयर के टॉप मोस्ट लेयर पे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हमने नाम दे दिया एपिसेंटर, ठीक है। फोकस को हम लोग अकेंद्र बोल दिए और एपिसेंटर को हम लोग अधिकेंद्र बोल दिए। वही कहता है द एग्जैक्ट पॉइंट अंडरग्राउंड वेयर इट स्टार्ट, जहां भूकंप स्टार्ट होगा उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, तो अवकेंद्र कह दिया। और एपिसेंटर किसको बोला, वो पॉइंट जो सरफेस पे है डायरेक्टली एबव द फोकस के डायरेक्टली ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर, उसको हमने एपिसेंटर चाहे अधिकेंद्र नाम दे दिया, ठीक है। आगे आते हैं, जो सीस्मिक वेव बोले, तो सीस्मिक वेव 3 तरह की वेव होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो घातक वेव है उसको हम लोग प्राइमरी वेव बोलते हैं, सबसे फास्टेस्ट वेव होती है, ठीक है। घातक नहीं बोलो, घातक के लिए सरफेस वेव को बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वेव कौन सी होगी, पी वेव होगी। ये तीनों से ट्रेवल करती है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी, ठीक है। सेकेंडरी वेव होगी, अच्छा ये एक कमेंट में देख के बताइएगा, यहां से यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाएगा, यहां से यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फिर ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो ये कमेंट में आंसर देके बताइएगा, ठीक है। सेकंड वेव है, जो सेकेंडरी वेव है, इस वेव है, वो स्लोअर होती है, जो कि सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है, ठीक है। किससे ट्रेवल करेगी, तो सिर्फ ये सॉलिड से ट्रेवल करेगी, ठीक है। और जो सरफेस वेव है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होता है और सबसे लास्ट में रिकॉर्ड किया जाता है किसके ऊपर, तो हमारे सिस्मोग्राफ के ऊपर, सिस्मोग्राफ के ऊपर। सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग भूकंप मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल यूनिट होता है ना, एक इंटेंसिटी मेजर करता है और दूसरा क्या मेजर करता है, बताइए आप लोग। आज का वो मेजरमेंट और रिंग ऑफ फायर है, तो उसके पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, तो हमारा है वो सिस्मोग्राफ, ठीक है, सॉरी, सिस्मोग्राफ, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो सिस्मोग्राफ ये क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ क्या है, एक डिवाइस है जो मैंने वहां लिखा, ठीक है, डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि अर्थक्वेक को मेजर करता है, ठीक है। सिस्मिक वेव को सिस्मिक वेव को क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है, मेजर करने का काम करता है। अब दो स्केल होते हैं इसके लिए, ठीक है, एक होता है हमारा इसका स्केल, तो एक रिक्टर, रिक्टर, और दूसरा जो स्केल होता है हमारा वो होता है क्या, मर्केली स्केल, ठीक है। क्या, तो एक सेकंड, MER क्या होगा, CALLI, ठीक है, मर्केली स्केल। तो ये तो दो टाइप के स्केल है, दोनों का काम डिफरेंट है। तो जो रिक्टर स्केल होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है। और ये क्या मेजर करता है, ये इंटेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। ये क्या मेजर करेगा, तो ये इंटेंसिटी मेजर करता है। और उसके बाद क्या होगा, इसमें इसमें जो होता है 0 से 10 तक क्या होता है, रेटिंग दिया हुआ रहता है, रेटिंग नहीं दिया हुआ रहता है, मतलब यूनिट बनाया हुआ रहता है, ठीक है, स्केल में। और इसमें 1 से लेके 12 तक बनाया हुआ रहता है, ठीक है। ये दो चीज जान लीजिए। तो रिक्टर स्केल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिक्टर स्केल क्या मेजर करेगा, तो रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है। और मर्केली स्केल वो क्या, इंटेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। तो वही है, मैग्नीट्यूड में जो स्केल होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, 0 से लेकर 10 तक होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, आग की अंगूठी, ठीक है, प्रशांत महासागर के आसपास ये वाला एरिया जो कि
क्या है, भूकंप के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ है। ये वाले एरिया में फॉर्मेशन सबसे ज्यादा भूकंप देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक सब मूवमेंट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसको हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखता है घोड़े के नाल के आकार का। यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, तो अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।